बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, चाय वाला 17 साल की उम्र में चाय बनाते हुए एक अपनी तस्वीर से इतना वायरल होता है कि उसके बाद इज नो लुकिंग बैक। अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी इसे, बड़ा फेम दिया, लेकिन इस वक्त रजब भट्ट के बाद एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि जनाब रजब भट्ट की तरह अब चाय वाला के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि उसे मुल्क से निकाल दिया जाए। अब भाई रजब भट्ट के मुल्क से निकाले जाने के बारे में अगर लोग जो कह रहे हैं तो उनको ज़रा बैकग्राउंड समझना चाहिए, वो किस्सा कुछ और है। चाय वाला के साथ जो हुआ है ना वो मामला कुछ और है, लेकिन इस वक़्त मामला थोड़ा उनके लिए मुश्किल भी है क्योंकि इस वक़्त एक ऐसा टाइम जब क्रैकडाउन हो रहा है। जो अफ़गानिस्तान से आए लोग यहाँ पर बसे हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक ज़िंदगी उमर गुज़ारी है, उनके हवाले से जो एक एक्शन लिया जा रहा है उसी मद में अब चाय वाला जो है उससे 1978 से भी पहले के जो उसकी तमाम तफ़सीलात हैं फैमिली की, यहाँ मूव करने की या मूव ना करने की, वो तमाम जो है उससे माँगी गई हैं। और इस बिना पर चाय वाला जो है उसका शिनाख्ती कार्ड, उसके तमाम तर जो चीज़ें हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। और ये चीज़ें जब आपकी ब्लॉक हो जाए ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आपकी ट्रैवलिंग, ज़ाहिर-सी बात है, आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी, ये आपकी शनाख्त है। अब इसको जब ज़ाहिर-सी बात है ब्लॉक किया गया, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हुई और उसने फिर चैलेंज किया इस चीज़ को लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ पे कहा कि भई मेरे से तो वो कवायद माँगे जाएँगे 1978 से भी पहले के, जब मैं इस दुनिया में भी नहीं था, मेरी फैमिली कहाँ से आई, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है, ये सब कुछ जो है मुझे कहा जा रहा है। और इस पर अब जो कोर्ट है उसने नाज़र को ऑर्डर किया है। और ये जो अरशद साहब का क्लेम है, उसे 1 महीने के अंदर-अंदर सॉल्व करने का कहा गया है, तो ये 1 महीना गुज़ारना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अब इसे भी यहाँ से मुल्क से निकाल दिया जाएगा और इसके साथ भी रजब भट्ट वाला काम हुआ है, तो मैं कहूँगी कि ये दोनों चीज़ें जो है, दे 2 डिफरेंट थिंग्स। ये थोड़े नाज़रा के मामलात और अफ़गान रिफ्यूजीज़ वाला मामला, वो तमाम चीज़ें जो है, दे 2 डिफरेंट स्टोरीज़। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नुमान एजाज की तरफ। नुमान एजाज बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं और उनके रिसेंटली ड्रामाज़ एक के बाद एक हिट हुए। बीच में एक गैप आ गया था उनके ड्रामाज़ में, नहीं हिट हो रहे थे उस तरह से। लेकिन उसके बाद खान देख लें या आप उनका ड्रामा, अभी इस वक़्त लेटेस्ट जो उन्होंने किया था ड्रामा, मेरे ज़हन से एकदम नाम उसका उतर गया, जिसमें 2 बीवियाँ होती हैं इनकी, दूसरी शादी छुप कर करते हैं और फिर जो कुछ होता है। तो इन ड्रामाज़ के बाद बड़ा ही उनको एक फ़ेम दोबारा से मिला। ऐसे में मुज़ाकरात में जब वो काम कर रहे थे, तो एक बड़ा नाम था, लोग उन्हें पसंद करते थे, तो एकदम से इन्हें मुज़ाकरात से ये गायब हो गए बल्कि। उस वक़्त ये बात सामने नहीं आई थी कि इनको मुज़ाकरात से निकाला गया। अब इनके जो सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इरफ़ान असगर साहब, मैंने खुद दुनिया न्यूज़ में काम किया, वहाँ पे मैं प्रोग्राम कर रही थी और मुझे भी वहाँ पर लाने वाले, हायर करने वाले इरफ़ान असगर ही थे। और बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं, एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वहाँ पे, और बल्कि डायरेक्टर न्यूज़ थे वो, डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे माज़रत के साथ। और इनके ही नीचे आता था ये प्रोग्राम मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात जो है उसको नुमान एजाज से जो लिया गया, तो उसके पीछे जो कहानी है वो निकल कर क्या सामने आती है जनाब के। पहले तो ये कहा गया कि शायद नुमान एजाज ड्रामाज़ में काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कर नहीं पा रहे। उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, लेकिन एक बड़ा हेवी बजट प्रोग्राम था, उन्हें बहुत ज़्यादा पे किया जाता था। मैं आपको डिजिट्स में नहीं बता सकती, लेकिन एक बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो एजाज साहब घर लेके जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं समझती कि वो प्रोग्राम अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे। अब पहली बार इरफ़ान असगर साहब ने भी आके ये बताया कि जनाब उनके छोड़ने की वजह क्या थी? बेसिकली उन्होंने नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें निकाला गया था। एग्ज़ैक्टली उन्होंने वर्ड ज़रा गोल-मोल करके कहे, लेकिन मतलब यही था कि उन्हें निकाला गया। उसकी एक वजह तो उन्होंने बड़ी माइनर सी बताई, असल वजह क्या थी वो मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये जो नुमान एजाज है ना, ये कैमरे के अंदर देख के बात नहीं कर सकते थे। अब कैमरे में आपको मालूम है कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, न्यूज़ कास्टर्स होते हैं, प्रोग्राम एंकर्स होते हैं, वो तो बड़े ट्रेन्ड होते हैं। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कैमरे के अंदर, हम कैमरे को एक बंदा तस्वर करते हैं कि ये दुनिया है और हम दुनिया से मुखातिब हैं। लेकिन जो एक्टर होता है ना, उसका अंदाज़ एक मुख्तलिफ होता है। उसे कैमरे को नहीं देखना होता, उसने एनवायरनमेंट को साथ लेकर चलना होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है, वो लोगों को देख रहा होता है, अपने जज़्बात को निकाल रहा होता है। तो ऐसे में उसका फ़ोकस कैमरे की तरफ अगर हो, तो वो उस तरह से नहीं होता, उसके जज़्बात उस तरह निकल कर नहीं आते। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कैमरे को फ़ेस करना, लेकिन दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम भी कई दफ़ा कैमरे को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, अपने गेस्ट के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते थे। जो बड़ी वजह है, जिसका मुझे भी मालूम है और ये अब इरफ़ान असगर साहब ने भी अपने मुँह से माना है, कि वो जो हमारे बहुत से बड़े एंकर्स हैं, मुझे काम करने का इत्तेफ़ाक हुआ साजिद हसन साहब के साथ भी, जब मैं बोल न्यूज़ में थी, मैं प्रोग्राम कर रही थी, वो मेरे साथ को-होस्ट थे, वो कराची से थे, मैं लाहौर से थी। तो उस वक़्त जो साजिद हसन साहब थे ना, उनकी भी कोशिश पूरी होती थी कि बस मैं ही बोलूँ, बस मैं ही हूँ। जब भी वो लाहौर भी आना होता था, तो बस मैं ही हूँ।
तो ये वाली चीज़ हमारे कुछ बड़े जो एंकर्स, जो स्टार्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत आ जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं उस वक़्त काफ़ी छोटी थी, वो एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी थे, उनको लोग जानते थे। इसी तरह से इनके साथ भी ये प्रॉब्लम था कि ये अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले जाते थे और वहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट था ना मुज़ाकरात का कि वहाँ पे आपके जो कॉमेडियंस जो हैं उनको अपने साथ लेके चलना है, उन्होंने उस प्रोग्राम को उठाना है, तो उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर इस वजह से बेसिकली उन्हें टाटा बाय-बाय किया गया और बीच में बुनियाद ये भी बना ली गई, चलिए जी आपके बिज़ी हैं, टाइम है, आपके डेट्स आपने देनी है और ज़ाहिर-सी बात है ड्रामास की डेट्स और फिर उनके स्केड्यूल्स इतने लंबे-लंबे होते हैं, तो तमाम चीज़ों को बेस बना के बेसिकली उनको मुज़ाकरात से अलग किया गया था। तो ये है असल कहानी जिसको अब इरफ़ान असगर साहब ने भी बाकायदा तौर पे ओन किया है और ब साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी वो बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े ग्रेट मैन हैं और उन्होंने फिर भी अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद कि उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा टाइम दिया एंड व्हाटएवर जो भी वो कहते रहे। लड़ाई झगड़े हो गए हैं निदा यासिर साहिबा के घर में कह रहे हैं क्योंकि उनके शौहर ने आकर बड़े धड़ल्ले से कुछ चीज़ें अपनी बेगम के बारे में बताई और फिर आपको पता है सोशल मीडिया किस तरह से पकड़ लेता है और फिर जान नहीं छोड़ता और फिर बात हो अगर निदा यासिर की तो निदा यासिर को तो फिर वो अच्छी तरह से ट्रोल करते हैं क्योंकि पहले ही उनके मॉर्निंग शोज़ में कई दफ़ा इस तरह के भंड जो है वो गए हैं। हम इन्हें भंड ही कहते हैं। तो जिसको फिर लोग बड़ा करते हैं, अभी पीछे एक खातून जिनकी शादी डिक्लेयर्ड नहीं है, उनको शादीशुदा कह देना, चाहे वो किसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए गलत इंट्रोड्यूस करा देना, कभी-कभी कंटेंट के बारे में उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक बंदा जो रोज़ मॉर्निंग शो कर रहा होता है ना, तो छोटी-छोटी गलतियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन अवाम हमारी नहीं छोड़ती। ऐसे में बहुत ही वोकल और बहुत ही खुलकर अपने लोगों से बात भी कर लेते हैं, अपने व्लॉग्स भी बनाते हैं दोनों मियाँ-बीवी, निदा यासिर, उनके शौहर। तो अब ऐसे में उनके शौहर यासिर ने मीडिया पर जब आकर जो मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो भी शेयर की है, उन्होंने बताया कि जी निदा कितने गुस्से वाली हैं, कोई नहीं जानता। एक दफ़ा मेरे लैपटॉप पे चढ़ गईं, उस पे छलांगे मारी, तोड़ डाला उन्होंने, चूँकि उनको गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। फिर एक दफ़ा वो कहते कि हम दोनों बैठे हुए थे, उसे इतना गुस्सा आया, उसे टीवी की स्क्रीन तोड़ दी। तो अब इन बातों का जवाब जो है निदा यासिर ने आकर दिया और उसने कहा कि भई मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, पहले ये भी जान लें। वो कहती है हाँ, ठीक है, मुझे गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस गुस्से के पीछे बात क्या थी, तो वो असल में मेरे शौहर थे, जो कि मुझे हर तरह से छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो औरत की उस तबीयत को छेड़ते हैं बेसिकली जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है, यानी कि शक और किसी और को ज़्यादा अहमियत देना। अब वो कहते हैं कि जी जिस एक्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है, दरअसल इन्होंने ना सिर्फ़ ये कि कास्ट करने की उसको बात की, बल्कि मैंने देखा कि इनके लैपटॉप की स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगा हुआ था, उसमें इनकी और उसकी तस्वीर थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और फिर ये हरकत जो है, ये हुई मुझसे। फिर वो कहती हैं कि जो कमरे का टीवी है ना, वो मैंने ही खरीदा हुआ था। अब मैं रात को जल्दी सोती हूँ क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने सुबह मॉर्निंग शो करना होता है, तो ऐसे में नींद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और रात को जल्दी सोना होता है क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी जागना होता है। तो कहती है यासिर जो है ना वो जानबूझ के उस टाइम पर रात को टीवी लगा लेते हैं और ऊँची आवाज़ में लगा लेते हैं और उस दिन वो मुझे ज़िच करने के लिए जानबूझ के टीवी को ऊँचा-ऊँचा और ऊँचा किए जा रहे थे। बेडरूम हमारा एक ही है, तो वो कहती है कि ऐसे में मुझे फिर गुस्सा आया और मैंने पकड़ के उसकी स्क्रीन पे जो भी बॉटल मारी और वो स्क्रीन टूट गई। और वो कहती है वो टीवी मैंने खरीदा हुआ था लेकिन ये है कि ये मुझे छेड़ते हैं, ये मुझे तंग करते हैं, फिर मेरा गुस्सा जो है वो इस पीक पर पहुँच जाता है और ये कोई रोज़ नहीं होता, ये कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ एक-आध हो जाती है। तो ज़रा तुलसी की जनाब, तुलसी जो है ट्रांसजेंडर है, उनको बुलाया गया अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ उसके लिए माज़रत। और तुलसी को बेसिकली बुलाया जाता है एक प्रोग्राम में जिसकी मेज़बानी जो है वो एक्ट्रेस फ़िज़ा कर रही होती है। उस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका मज़ाक भी उड़ाया इसलिए कि उसमें लोगों ने कहा जी फ़िज़ा बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं। जिस वक़्त तुलसी को बुलाया जाता है तो फ़िज़ा उनके पास आती है और इतना रोती हैं और साथ-साथ कह रही थी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था और इस तरह के जुमले। अब तुलसी भी सर झुका लेती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो भी किसी बात पर गमगीन हैं। लोगों ने सोचा कि न जाने क्या हुआ था, क्या कर दिया तुलसी के साथ फ़िज़ा ने या न जाने तुलसी के साथ माज़ी में क्या हुआ हुआ है जिस पर फ़िज़ा मुसलसल माफ़िया माँग रही है। तो जनाब होता क्या है कि अब तुलसी को एक पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। तुलसी से सवाल किया जाता है, "भई क्या हुआ था? क्यों इतना रो रहे थे आप लोग? कुछ बताइए तो सही।" तो वो जनाब वो कैक़ा मारती हैं, हँसती हैं, मुँह इधर छुपाएँ, उधर छुपाएँ और कहती हैं, "भाई मुझे तो खुद नहीं पता।" मैं तो खुद परेशान हो गई। ऐसे लगा जैसे एम्बुलेंस से कोई मुर्दा जो है वो उनके स्टूडियो में आ गया है। रोती गई, बोलती गई, माफ़िया माँगती गई, भई मुझे क्या पता किस चीज़ पे माँग रही हैं। और फिर वो कहती है कि मुझे कोई बताए तो सही, कोई समझाए तो सही, मुझे कुछ पता ही नहीं। और फिर वो कहती हैं कि जो कुछ थोड़ा-सा उन्होंने बोला उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी ज़माने में अपनी कुछ ट्रांसमिशंस में वो ट्रांसजेंडर्स का बहुत मज़ाक उड़ाती रही हैं, उनके लहज़े पर बातें करती रही हैं, उनकी हँसी-मज़ाक करती रही हैं, तो शायद ये वजह थी। लेकिन उसने बहुत इस चीज़ को मतलब एक तरह से ठट्ठा ही लगाया
क्योंकि लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद तुलसी भी जानती है, लेकिन तुलसी बेचारी सख्त परेशान थी कि मुझे क्या पता कि क्या हुआ था भई, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग। तो लोगों ने इस ओवर एक्टिंग पे फ़िज़ा को आड़े हाथों लिया और अब तो तुलसी के इस पॉडकास्ट के बाद लोग फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा ट्रोल इस वक़्त कर रहे हैं कि बेबी थोड़ी-सी कम एक्टिंग करो, ये मैं नहीं कह रही प्लीज़, ये लोग कह रहे हैं, ये कमेंट्स में लिखा हुआ है हर जगह और ये लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि हो सकता है जाने-अनजाने में उन्होंने ऐसी बातें कही हों कि जब उन्होंने इनकी ज़िंदगी की तलख़ियाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में बहुत तलख़ियाँ हैं, बहुत मुश्किलात हैं, ज़िंदगी आसान नहीं है, लाइफ़ इज़ वेरी टफ़। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ी पाकी और बड़ी ही खूबसूरती के साथ भी गुज़ारा है। तो ऐसे में शायद उसे अंदाज़ा हुआ हो कि मैं जो करती रही वो सही नहीं था और शायद किसी की कहानी ऐसी सुनी हो जिसने उसके दिल को ऐसी ज़र्ब लगाई हो। ज़रूरी नहीं है कि जब अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है तो ओवर एक्टिंग ही हो। कभी-कभी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते होते। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।